जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कल हम कोरोना पर चर्चा करेंगे और मूल रूप से कोरोना पर ये बात करेंगे कि कोरोना है क्या, ये वायरस किस प्रकार का है, क्या इसके स्वभाव है, क्या इसका गुण है और किस प्रकार से ये किस अंग को प्रभावित करता है। केवल आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस की बीमारी जो फैली हुई है, तो उससे लोग बहुत भयभीत हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ आयुर्वेद के अध्ययन से कि इससे इतना कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस से ये इतना जितना भय एक हम सब लोगों ने बना रखा है, इतना भय नहीं होना चाहिए इसका। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण बीमारी है, साधारण बुखार है। जैसे डेंगू था, स्वाइन फ्लू था, इस तरह का ही ये भी एक बुखार है। और बस शर्त है कि इसमें विशेष रूप से फेफड़े बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जिन लोगों को फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी होती है उन लोगों की इसमें डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। बस इतना सा ही है, बाकी इससे कुछ भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जैसे कुछ पुरानी बीमारियों के साथ कुछ लोग जी रहे हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ था या किसी को बहुत थायराइड की जैसी समस्या थी या कैंसर की समस्या थी, इस तरह की समस्याओं वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी सावधानी हम सभी रखें, क्योंकि ये एक छूत की बीमारी है। कि वायरस ऐसा है कि एक दूसरे को टच करने से फैलता है, इसका स्वभाव ऐसा है। तो इस वायरस से हम अगर बचाव चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी। हमारी पुरानी प्राचीन परंपराओं पर हमें वापस आना पड़ेगा कि यदि हम बाहर से आए हैं तो जूते चप्पल दरवाजे से बाहर खोले, अंदर आए हैं तो हम हाथ धोएं, अपने पैर धोएं, मुंह धोएं और उसके बाद ही हम हमारे घर में प्रवेश करें, किचन में जाएं। तो वो जो सब चीज़ें हैं, भोजन करें तो भी हाथ धोकर ही भोजन करें और भोजन के समय हाथ धोएं तो अच्छी तरह से साबुन 2 बार हाथ पर लगा कर ही रब करें। तो ये जो वायरस है, इसकी जो प्रकृति है, ये इसी प्रकार की प्रकृति है कि ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में फैलता है। तो इस वायरस से इतना ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार का कफ का रोग है। जैसे आयुर्वेद में इसके बारे में जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो भी इस तरह के जो वायरस हैं उनका जो अटैक है वो गले पर होता है। और ये जो हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है, फेफड़ों तक का जो पार्ट है, ये पार्ट कफ से प्रभावित पार्ट होता है। तो इस कफ से प्रभावित पार्ट में कफ से संबंधित ही बीमारियां होंगी। तो उसमें हमें बस विशेष करने की बात, ध्यान रखने की जो बात है वो यही है कि इस वायरस से हम बचें और कफवर्धक जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें और जो कफ को समन करने वाली चीज़ें हैं उनका हम सेवन करें। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे सरकार के द्वारा दिए हुए, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा दिए हुए, हमारे मनीषियों के द्वारा दिए हुए कि हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। दूसरा, हाथों को धोने में हम अच्छी तरह से हाथों को रब करें। अल्कोहल के प्रयोग और सैनिटाइज़र के उपयोग में मैं कम आपको कहूँगी कि आपको कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये मुझे नहीं पता कि ये कितना फ़ायदा करेगा सैनिटाइज़र, लेकिन उसमें उससे कहीं ज़्यादा नुकसान निश्चित रूप से करेगा। इसलिए सैनिटाइज़र का उपयोग आप कम से कम करें जब कहीं बाहर गाड़ी में हो और ऐसी स्थिति में हो कि जहाँ पर हमारे पास साबुन पानी उपलब्ध नहीं है, उस समय हम किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः इस वायरस से बचने के लिए हम अपने घर में तो साबुन का ही उपयोग करें। इन बातों का हम थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, छोटे बच्चे हैं उनका हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो छोटे बच्चे वैसे ही कफ की प्रवृत्ति में रहते हैं। तो कफ बहुत जल्दी बच्चों को पकड़ता है, तो ऐसे में वो इस रोग से पीड़ित ना हो, तो इसके लिए हम बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग भी बना कर रखें। और उनको, जैसे कोई व्यक्ति बाहर घूमता है, जैसे पापा है वो शाम को आते हैं कि वो बहुत बाहर से घूम घुमा कर आए हुए हैं, तो बिना स्नान किए बच्चे को गोदी में ना लें, बिना हाथ धोए हुए बच्चे को गोदी में ना लें। इन थोड़ी छोटी मोटी बातों का हम बस ध्यान रखें। बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वायरस में एक बुखार है। और आज एलोपैथिक जो, जहाँ मैं समझती हूँ कि एलोपैथिक क्यों फेल हो रहा है, आज एलोपैथिक वाले इसको क्यों कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो इसकी प्रकृति और इसके स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए कि एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत किया जा रहा है, एड्स की दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, तो वो जो कफ जो है वो और ज़्यादा इससे सूख जाता है और उसे ठंडी जगह पर रखने से और भी ज़्यादा उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वायरस को पनपने के लिए। और विशेष रूप से मैं समझती हूँ कि जो
इस तरह के जो रोगी हैं, जो पहले से कुछ रोग अपने शरीर में लेकर बैठे हुए हैं, उन्हीं को ये वायरस ज़्यादा तकलीफ करता है। और वो एक स्वाभाविक सी बात है। स्वाइन फ्लू में भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, डेंगू से भी काफ़ी लोगों की डेथ होती है। तो ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो हमें इतना सब कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानियाँ हमें पूरी तरह से बरतनी चाहिए। और अब आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हम कल चर्चा करेंगे कि आप इसमें और कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। दूसरा, इसके लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरिओम।